इंडिया में एक केस ऐसा हुआ था जो बिल्कुल जेफरी एप्स्टीन के जैसा था, जिसमें 250 से भी ज्यादा स्कूल गर्ल्स का रेप हुआ था, जिनकी उम्र एज लो एज सिर्फ 11 साल थी। उन लड़कियों की चुपचाप बिना कपड़ों की फोटोज क्लिक करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था कि और लड़कियां लाओ, वरना तुम्हारी इन फोटोज को तुम्हारी फैमिली में लीक कर देंगे, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। उस शहर में शादी करने से पहले लड़कियों का बैकग्राउंड चेक कराया जाता था कि कहीं वो लड़की उस केस में या फिर सोफिया स्कूल में तो नहीं थी। जिन्होंने ये सब किया था वो क्रिमिनल्स पॉलिटिकली इतने पावरफुल थे कि पहले तो उन्हें सजा ही नहीं हुई, और जब हुई तो कोर्ट ने उन्हें कुछ टाइम बाद ये कह के छोड़ दिया कि इन्होंने बहुत सजा काट ली, अब इन्हें छोड़ दो। वो सिर्फ छोटी बच्चियां थी जब पूरी गैंग ने मिलकर उनके साथ इतना गलत किया था, पर आज वो खुद ग्रैंड मदर बन गई हैं और फिर भी कोर्ट जा रही हैं सिर्फ जस्टिस के लिए। और हमारे देश का जस्टिस सिस्टम तो इतना पावरफुल है कि उन क्रिमिनल्स को 32 साल बाद अब जाके 2024 में सजा हुई है। इस केस को पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इतना ज्यादा दबाया गया था कि आज भी इसके बारे में डिटेल्स इजीली और एक्यूरेटली मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर मदन सिंह को गोली मार दी थी, और जब उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो 5-6 लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर उसके बेड पर उसको दोबारा गोली मारकर खत्म कर दिया, जिसका बदला उसके बेटे ने अब 31 साल बाद जाके लिया है। ये केस ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिस्टर्बिंग है, इतना कि तुम इसे इंडियन जेफरी एप्स्टीन भी बोल सकते हो। और 250 तो वो लड़कियां हैं जो लोग बताते हैं, पता नहीं कितनी बेचारी लड़कियां तो ऐसी होंगी जिन्होंने इसके बारे में किसी को बताया तक नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ 1992 का एक ऐसा केस जिसे लोग अजमेर एक्स स्कैंडल के नाम से जानते हैं, पर इसका नाम अजमेर ग्रेप स्कैंडल होना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें माइनर्स थी, दूसरा माइनर्स की कोई कंसेंट नहीं होती, और तीसरा उन्हें लिटरली ब्लैकमेल किया गया था। ये कहानी है अजमेर की। अजमेर में चिश्ती की एक दरगाह है जिसे पूरे इंडिया में लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे उस दरगाह की देखरेख चिश्ती फैमिली करती थी, और उसी चिश्ती फैमिली के कुछ लोग जैसे कि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती और सलीम चिश्ती ने अपनी गैंग के साथ मिलकर इतनी बच्चियों का गैंग ग्रेप किया कि उसका एग्जैक्ट नंबर आज तक भी किसी को नहीं पता। सबसे पहले तुम्हें चिश्ती फैमिली का बैकग्राउंड बता देता हूँ, वो बहुत जरूरी है। फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट था, नफीस चिश्ती अजमेर में कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, और अनवर चिश्ती भी अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। इसके अलावा चिश्ती फैमिली इंडिया की सबसे फेमस दरगाह अजमेर शरीफ की केयर टेकिंग फैमिली भी थी। इस दरगाह में बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन सब जाते थे। तो तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इस फैमिली का क्या लेवरेज रहा होगा, स्पेशली उस अजमेर में जहाँ ये दरगाह भी थी, खुद भी रहते थे और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी में इतने बड़े पद पर थे। तो कहानी की शुरुआत होती है जब फारूक चिश्ती एक गर्ल्स स्कूल के बाहर जाने लगा जिसका नाम था सोफिया स्कूल। उस गर्ल्स ओनली स्कूल के बाहर से फारूक ने एक 8th क्लास की लड़की को फंसा लिया और उससे ये कहकर दोस्ती कर ली कि वो उसको कांग्रेस ज्वाइन करवाएगा और कोई पद दिलाएगा। फिर फारूक ने उस बच्ची की ग्रूमिंग स्टार्ट कर दी, उसको स्कूल से ले जाके घुमाने लगा, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। एक दिन फारूक उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर ले गया और ले जाकर उसका ग्रेप किया, बिना परमिशन के उसकी फोटो खींची, और जब वो वापस जाने लगी तो फारूक ने उसे वो फोटोज दिखाई और उसको बोला कि अब तुझे मेरे पास एक और लड़की लानी है। उसको ब्लैकमेल करने लगा कि अपनी दोस्तों को भी लेके आ, वरना तेरी इन फोटोज को तेरे पड़ोस में, स्कूल में और तेरी फैमिली में हर जगह लीक कर दूंगा। मैंने जहां भी इसके बारे में पढ़ा सब जगह यही लिखा हुआ था कि फारूक ने उस लड़की को भरोसा दिला के उससे दोस्ती गहरी करके उसके साथ फिजिकल हुआ था, पर यह ग्रेप ही कहलाएगा, इसे कोई दूसरा नाम मत दो। और यहीं से शुरुआत होती है इस पूरे स्कैंडल की। एक के बाद एक लड़कियां आती रही और अपने साथ दूसरी लड़कियों को लाती रही। फारूक, नफीस और अनवर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका गैंग ग्रेप करते रहे और उनकी फोटोज खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। जैसे जेफरी एप्स्टीन करता था ना, वैसे ये करते थे। छोटी और वल्नरेबल बच्चियों को फंसाते थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे और अपनी पॉलिटिकल पावर से डराते थे। इनके खिलाफ बोलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक तो ये पॉलिटिशियन और दूसरा चिश्ती फैमिली से। ये केस होने के बाद और जेल काटने के बाद भी लोग फारूक चिश्ती के हाथों को चूमते थे। ये एक ट्रेडिशन है। ऐसा करते करते इन बच्चियों की फोटोज पूरे अजमेर में फैल गई। किसी ने अपने दोस्त को दी, किसी ने किसी को दी। फिर ये फोटोज पहुंच जाती हैं संतोष गुप्ता जी के पास, जो कि दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर में एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर की परवाह किए बिना इस खबर को न्यूज़पेपर में छाप दिया और किसी भी क्रिमिनल का फेस तक ब्लर नहीं किया। अब अजमेर के लोगों के अंदर इस चीज को लेकर गुस्सा भर गया, वहां पर प्रोटेस्ट होने लगे, पर उन क्रिमिनल्स पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब संतोष जी भी पीछे नहीं हटे, वो भी डबल डाउन करते गए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पे आर्टिकल छापते रहे। कभी न्यूज आती थी कि सीआईडी को इस केस के बारे में 4-5 महीने पहले से ही पता था, तो कभी कोई पुलिस इंस्पेक्टर इंटरव्यू में ये कहता कि ये स्कैंडल इतना बड़ा नहीं है जितना इसे छापा जा रहा है। यहाँ तक कि ये न्यूज भी थी कि वो फोटोज होम मिनिस्टर तक ने ऑलरेडी देखी हुई थी। पर मैं कुछ भी क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो ये बहुत पुरानी बात है और दूसरा इस केस के बारे में ठीक से इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। पर इतना जरूर कहूंगा कि पॉलिटिकली इसको 100% दबाया गया था, तभी तो इसकी ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट नथिंग कवरेज है। इस केस की सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि कितनी बच्चियों के साथ इतना घिनौना काम हुआ पर फिर भी उन्हें कोई जस्टिस ही नहीं मिला। देखो, जब बात लड़कियों की आती है ना, तो गलती चाहे किसी की भी हो, पर सोसाइटी हमेशा लड़की को ही रिजेक्ट करती है, वो भी कम्प्लीटली, क्योंकि लड़कियां या फिर उनकी फैमिली आज भी सामने आने या फिर इन चीजों के बारे में बात करने से बचती हैं। ये तो फिर भी 1992 का केस था। अब तुम सोचो कितनी कम लड़कियों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की होगी, और जिन्होंने की थी उनमें से ज्यादातरों ने सोसाइटी और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से अपनी कंप्लेंट वापस ही ले ली। जितनी बची थी उनकी FIR से 18 लोगों पर केस हुआ था, और तुम्हें यकीन नहीं होगा ये जानकर कि उनमें से आधों को तो सजा ही नहीं मिली, और जिन्हें मिली उनकी माफ हो गई। सबसे पहले 1998 में 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, और उसके 3 साल बाद 2001 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उनमें से 4 लोगों को एक्विट कर दिया, मतलब सजा खत्म और वो निर्दोष। फिर उसके 2 साल बाद ईयर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बचे हुए 4 लोगों की सजा को कम करके सिर्फ 10 साल कर दिया। फिर इनमें से एक ने अपने आप को डिलीट कर लिया, और बचे हुए 8 लोगों पर केस चला या फिर उन्हें सजा हुई, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। पर फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, जो इस केस के मेन क्रिमिनल्स थे, उन्हें अभी तक सजा ही नहीं मिली। फारूक ने तो कोर्ट में अपने आप को मेंटली अनस्टेबल बता दिया कि उसकी मानसिक हालत खराब है। फिर 15-16 साल बाद ईयर 2007 में फारूक चिश्ती को फाइनली उम्र कैद की सजा हुई। चलो, कभी तो जस्टिस मिला। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता था? इतना आसान है ये? पहले पूरा तो सुन लो। सिर्फ उसके 6 साल बाद 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी सजाई माफ कर दी, ये कह के कि इसने बहुत सजा काट ली, अब इसको छोड़ दिया जाए। सिर्फ 6 साल बाद फारूक तुम्हारी जेल से फरार, अजमेर में मजे से रहने लगा, और अजमेर शरीफ दरगाह में भी रेगुलरली जाने लगा। और जो इंपॉर्टेंस उसकी पहले थी अब भी वही है। लोग हाथ चूमते थे उसका, ये पता होने के बावजूद कि वो एक कन्विक्टेड ग्रेपर है, क्योंकि उसकी फैमिली आज भी अजमेर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनली 2024 में 6 लोगों को पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा हुई है, जिसमें नफीस चिश्ती और सलीम चिश्ती का भी नाम था। पर फारूक चिश्ती, जो कि इस केस का बिल्कुल मेन क्रिमिनल था, वो सिर्फ 6 साल की सजा काटने के बाद 2013 से आज तक भी बाहर आराम से मजे की जिंदगी जी रहा है। कुछ लोगों का नाम सामने नहीं आया, कुछ लोग अजमेर छोड़कर भाग गए, कुछ लोगों को ना के बराबर सजा हुई, पर पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, पर उन्हें जस्टिस नहीं मिला। ऐसा ही है भाई, लाइफ इज नॉट फेयर। ये दुनिया ही खराब है। इंडिया हो, इंग्लैंड हो या फिर USA, जहाँ भी इतने बड़े स्केल पर बच्चियों के साथ गलत हुआ है ना, उन्हें कभी जस्टिस ही नहीं मिला, क्योंकि इन केसेस में हमेशा फाइनेंशियली या फिर पॉलिटिकली पावरफुल पर्सन ही इन्वॉल्व रहते हैं। एप्स्टीन के केस में तो US गवर्नमेंट ने फाइल्स भी अब जाके पब्लिश करी हैं, वो भी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, और उनमें भी सारे इंपॉर्टेंट आदमियों के नाम, उनकी फोटोज और उनकी ईमेल आईडी को सेंसर कर दिया। एक कहावत है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, और हिंदी में दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जिन लोगों को न्याय मिल जाता है वो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, और अक्सर उनमें से ज्यादातरों को ये लगता है कि अन्याय जैसी कोई चीज ही नहीं है, वरना सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी आस में ही निकल जाती है। और मेरे हिसाब से तो ये चीजें ऐसी हैं जिनमें जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं तो भगवान से बस यही प्रे करता हूँ कि कभी भी किसी के साथ कुछ गलती ना हो बस, और ना कभी कोई भूखे पेट सोए। तो चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही। सी यू सून।